मैं मानता हूँ आज आप मैच्योर हो गए होगे, हाँ। पर जब 19 साल का लड़का होता है, वो सुनता है आईएएस बनना है, तो आप ये सोचे थे कि जमीन पे जाके लोगों की मदद करना है, सच में यही था तब? 14 जुलाई को रिजल्ट आया था 2019 को, मुझे डेट भी याद है। और नवंबर तक मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि समझ ही नहीं आया कि सब कुछ करने के बावजूद सिलेक्शन नहीं हुआ। जब भी आप ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे होते हो, स्टार्टिंग में मुझको इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने पहले सोचा कि मैं फ़िलोसफी लेता हूँ। तो मैंने फ़िलोसफी लिया, 3 दिन पढ़ा तो मुझे समझ आ गया कि बहुत गलत डिसीजन है। तो मैंने 3 दिन में उसको छोड़ दिया। तो यूट्यूब पे हमको दिखाया जाता है कि कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि आपके पीछे की दीवार का कलर कौन सा है, या दीवार पे कूद जाओ और आपको अंदर कूदना होता है, जिन सीढ़ियों से चढ़ के आए हो कितनी थी। ऐसे सवाल यूपीएससी में नहीं पूछे जाते। जो प्यार होता है वो दिल से होता है या दिमाग से होता है। वो थोड़ा मतलब उसको अनकंफर्टेबल हो गया कि फिर क्या किया, आंख बंद करके कॉलेज याद किया? जो सब सही लगा वो मैंने बोला। याद रखने का तरीका बताइए। याद रखने का तरीका मुझे पता होता तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा भी आईएएस हो गया होता सर। मैं बुलाता हूँ, आप लोग से मिलवाता हूँ। तो हमारे साथ अभिषेक आज यहाँ पे आए हैं, और अभिषेक ने इस साल यूपीएससी के अंदर ऑल इंडिया रैंक 14, ऑल इंडिया रैंक 14 हासिल की है। ओनली ऐसे इनका बहुत पुराना जुड़ाव है, सुमित सर के साथ भी बहुत पुराना जुड़ाव है, और इससे पहले भी सर्विस में ही थे, है ना? तो अभिषेक अपनी कहानी कुछ बताएंगे, ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप बताएं। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम अभिषेक वशिष्ठ है, और इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज में मुझे 14th रैंक प्राप्त हुई है। तो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो यूपीएससी कभी भी मेरा चाइल्डहुड ड्रीम नहीं था। हमारे इंडिया में एक आम धारणा ये है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आप साइंस ले लेते हो 11th-12th में। सिमिलरली 11th-12th में मैंने साइंस साइड ली, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। बट फर्स्ट ईयर में ही मुझको समझ आ गया कि इंजीनियरिंग मतलब मैं नहीं कर सकता, तो मुझको दूसरे ऑप्शन को देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझको लगा कि मेरा जो पर्सनैलिटी है वो इंजीनियरिंग वाली जॉब के साथ अलाइन नहीं थी। तो उस टाइम पे मेरे एक प्रोफेसर भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने मुझे बोला कि सिविल सर्विसेज में आपको आईएएस, आईपीएस, ये सब तमाम सर्विसेज हैं। वो जब पहली बार था सर मुझको यूपीएससी और आईएएस में फ़र्क भी महसूस हुआ, क्योंकि जब पता था आईएएस कुछ होता है, लेकिन क्या होता है एक्चुअल में जब ही पता लगा कि आईएएस आपको सिविल सर्विसेज के माध्यम से मिलता है। तो इंजीनियरिंग की कि नहीं की? तो करी थी इंजीनियरिंग, क्योंकि ग्रेजुएशन तो करना ही था, अगर पेपर देना है तो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो इंजीनियरिंग में मैंने अपना कंटिन्यू रखा, लेकिन साथ के साथ मैंने अपना सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट कर दी थी फर्स्ट ईयर से ही। फर्स्ट ईयर से सोचा था कि करना है, थोड़ा बुक लिस्ट के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करा था। कैसे बहुत सारे टॉपर्स की टॉक होती थी दिल्ली में उस टाइम पे, तो उस टॉक में जाके सिलेक्टेड लोगों से बात करता था कि सर आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही। तो एक तरह से बैकग्राउंड वर्क मैंने अपना फर्स्ट ईयर के बाद से ही शुरू कर दिया था, और जब 4th ईयर आया तो मैंने एक्चुअल अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी 2017 में सर। तो 2018 में मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, तैयारी अच्छे से करी थी, सब कुछ मैंने मल्टीपल बार पढ़ा, लोगों ने कहा था कि बार बार आपको रिवाइज करना है, वो भी करा, बट मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ फर्स्ट अटैम्प्ट में। और वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि एकेडमिकली सर वो मेरे लिए पहला फेलियर था। अभी तक एकेडमिक्स में मैं अच्छा कर रहा था, तो एक तरह से आपको समझ नहीं आता, आपको सेल्फ डाउट होने लगता है कि आपका डिसीजन सही भी था या गलत था। बट मैंने काफ़ी सीनियर से बात करी, तो देन आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं कोई गलती रही होगी। तो मैंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को दोबारा देखा, कहा क्या गलती रह गई। देन आई रियलाइज की पढ़ाई अच्छी थी, लेकिन प्रैक्टिस में थोड़ी कमी थी, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा अप्लाइड एग्जाम है, और आप एमसीक्यू की तैयारी नहीं कर रहे तो आपने कितना ही पढ़ा वो मायने नहीं रखता, और आपने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करी। तो 2018 में सर जब मार्क्स भी आए तो मेरा 2 नंबर से प्रीलिम्स रुका था। तो लगने में लगता है कि 2 नंबर था, लेकिन वो मोटिवेशन भी काम करा मुझको कि 1 साल की तैयारी में 2 नंबर से ही रहा था। अब 1 साल की तैयारी और हो गई तो प्रीलिम्स तो आसानी से हो जाएगा। और फिर मैंने एमसीक्यू की भी बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी। तो 2019 में जो सेकंड अटैम्प्ट था उसमें प्रीलिम्स के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस था, प्रीलिम्स अच्छे मार्जिन से मेरा निकल गया। और फिर जब मेंस देने की बाजी आई तो देन आई रियलाइज कि मैंने अपनी दूसरी गलती कर दी है, क्योंकि आप पहली बार में मेरा प्रीलिम्स में फेल हो गया तो पूरा ध्यान ही प्रीलिम्स में चला गया। तो देन आई रियलाइज कि 3 महीना मेंस के लिए बहुत कम है, लेकिन अब मेंस तो लिखना ही था सर। तो मैंने दोबारा मेंस की तैयारी करी, अच्छे से करी जितना कर सकता था 3 महीने में। मेंस दिया, मेंस नहीं हुआ 2019 में। फिर थोड़ा बुरा लगा कि मतलब 1 साल और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब मार्क्स आए तो देखा कि कट ऑफ 1 नंबर से रुकी थी, 750 मेरे मार्क्स से और 751 कट ऑफ थी। तो फिर 1 नंबर से रुकना अगेन थोड़ा मोटिवेशन का काम करा कि 3 महीने तैयारी करने के बाद इतना करीब आ सकते हैं, तो हो सकता है कि अब दोबारा अच्छे से करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। और जो 2020 में कोविड भी आया था, तो हमको एग्जाम में 3 या 4 महीने एक्स्ट्रा मिल गए थे। तो उस 3-4 महीने में मैंने आंसर राइटिंग पे फोकस करा कि यूपीएससी की क्या डिमांड है सर, उसको अच्छे से करने के बाद 2020 में जब मैंने लिखा तो उस साल मुझको आईआरएस सर्विस अलॉट हुई थी तीसरे अटेम्प्ट में 2021 में। अब यूपीएससी आपको एक ऑप्शन देता है कि अगर आप अपनी सर्विस को इम्प्रूव करना चाहते हो, दोबारा एग्जाम देना चाहते हो, तो आप 1 साल बाद ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने वो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करा, और क्योंकि कोविड का टाइम था हमको 1 ही साल में 2 अटेम्प्ट और मिल गए थे। तो 4th अटेम्प्ट मैंने 21 में दिया,
इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा लेकिन फाइनल सिलेक्शन सर नहीं हुआ। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब तो सब कुछ आते ही हैं, तो मतलब ये चौथी गलती हो गई कि अब मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। जब नहीं हुआ तो देन आई रियलाइज कि ये क्रिकेट के मैच की तरह यूपीएससी भी, अगर आप सिलेक्ट पिछले इनिंग्स में आपने सेंचुरी भी मारी है तो नई इनिंग्स 0 से स्टार्ट होती है, आप उसको कैजुअली नहीं ले सकते। तो 4th अटैम्प्ट में इंटरव्यू देने के बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कोविड का साल था, एग्जाम पैटर्न थोड़ा हिला हुआ था, किस्मत अच्छी थी कि एक और अटैम्प्ट उसी साल में मिल गया। तो 5th अटैम्प्ट में मैंने दिया तो मुझको उस साल आईपीएस की सर्विस अलॉट हुई। तो मैंने सर्विस चेंज करी थी तो मेरे पास दोबारा ऑप्शन आ गया कि मैं 1 साल दोबारा मतलब छुट्टी ले सकता हूँ। तो 5th अटैम्प्ट में दोबारा अपना लीव वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करा, दोबारा अटैम्प्ट लिखा और इस बार AIR 14 मिली सर 6th अटैम्प्ट में। तो ये आखिरी अटैम्प्ट था, मतलब पूरी जर्नी कंप्लीट हो गई। IRS IPS से आते आते फिर मैं IAS फाइनली मिल गया। तो ये मेरी छोटी तो नहीं 8 साल की जर्नी थी। तो ये मेरी जर्नी। ये आखिरी अटेम्प्ट नहीं होता था, एक और अटेम्प्ट देते रैंक और बेहतरीन करने के लिए? सर नहीं सर अब IAS सर्विस तो मिल गई थी, मिल गया था। हाँ, सर पर रैंक का भी ऑब्सेशन हो जाता है ना? नहीं सर, मतलब इतना नहीं था, खुश हूँ मैं कि 14 आ गया। आपने ऑब्सेशन नहीं सुना है? प्रोफेसर है ना अपने IIT कानपुर वाले, उनका क्या ऑब्सेशन है कि उनकी रैंक 2 आई थी IIT में, तो उन्होंने फिर पेपर दिया और दूसरी बार फिर रैंक 2 आई IIT के अंदर पर 2 बार रैंक 2 लाना ही बहुत बड़ी बात होती है। कैसा रहा ये जर्नी, कैसा लग रहा था? शुरुआत के 2 साल आप बताओ, क्योंकि एक बार सर्विस निकल जाती है तो एक आपको सिक्योरिटी तो होती है कि चलो कुछ नहीं तो मैं IRS तो बन चुका हूँ। उसके पहले के 2 साल कैसे थे? इंजीनियरिंग हो गई, नौकरी नहीं लग रही है, पैसा नहीं कमा रहे होगे, घर पे कौन कौन था? ऐसा नहीं था कि पैसा कमाना है, ये प्रेशर नहीं हो रहा था? तो ऐसा था कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से मैं आता हूँ। पेरेंट्स मतलब इतनी ज़्यादा कमाई नहीं थी, और जितनी कमाई थी उन्होंने हमारे एजुकेशन पे ही फोकस कर ली थी। अब जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरी प्राइवेट जॉब लगी थी, जिसको मैंने ना ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। घर वाले चाहते थे कि अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं नौकरी के साथ कर लूँ, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाती है। बट मुझको लगता था कि अगर मैं 2 नाव पे एक साथ सवार नहीं हो पाऊंगा, तो मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मैं सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करूंगा। और उसके बाद जब पहले प्रीलिम्स में नहीं हुआ, पहले ही प्रीलिम्स में रुक गया, तो एक सेल्फ डाउट आने लगता है कि आपका डिसीजन सही था नहीं सही था। उसके बाद 2 आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आप सोचते हो कि उनको भी कैसा लग रहा होगा, क्योंकि मतलब आगे कोई गारंटी नहीं है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो एक सेल्फ डाउट, एंजाइटी, जितना लंबा समय आप इस जर्नी में लगाते जाते हो उतनी आपकी प्राइवेट जॉब की अपॉर्चुनिटी कम भी होती जाती है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है इंडिया में इतने इंजीनियर हर साल निकलते हैं जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। तो आप 1-2 साल के बाद तो अगर अपने आप को आप री स्किल नहीं कर रहे हो तो आप उस मार्केट से आउट ही हो। तो सेल्फ डाउट और एंजाइटी का फेज था। बट कहीं ना कहीं मुझको लगता है सर, अगर आपका गोल क्लियर है कि आपको क्यों करना है, वाई पार्ट शुड बी क्लियर, कि why you want to be a civil servant, why you want to prepare for this examination. So why you wanted to be? सर जैसे कि मैंने बोला, जब इंजीनियरिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मुझको यूपीएससी के बारे में पता लगा, तो जब मैंने इस सर्विस के बारे में जाना तो पता लगा कि ग्राउंड लेवल पे आपको काम करने का मौका मिलता है, आप लोगों की समस्याओं का सीधा समाधान कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें लगा कि मुझको कुछ ऐसे ही करना है लाइफ में। ये चीज़ आपको इंजीनियरिंग में यानी 19 साल में ये चीज फील हो गई थी कि तब ऐसा लगा था कि भाई IAS बनना है, पावर होती है? पावर सर जो हमारे प्रोफेसर, मैं मानता हूँ आज आप मैच्योर हो गए होगे, हाँ। पर जब 19 साल का लड़का होता है, वो सुनता है IAS बनना है, तो आप ये सोचे थे कि जमीन पे जाके लोगों की मदद करना है? सच में यही था तब? डिपेंड करता है सर, जो आपका ओरिएंटेशन है वो किस एनवायरनमेंट में हुआ। जब जिस एनवायरनमेंट में सिविल सर्विसेज के साथ मेरा ओरिएंटेशन हुआ, जो मेरे प्रोफेसर थे, मैंने आपको बताया, वो काफी मैच्योर थे, 30-32, उन्होंने मुझे उसी पर्सपेक्टिव से मतलब IAS के बारे में बताया, तो वही चीज मुझको क्लिक करी। हो सकता है अगर कोई और मुझको किसी और पर्सपेक्टिव से IAS की नौकरी, IPS की नौकरी दिखाता तो मेरा पर्सपेक्टिव कुछ और होता। तो एक्चुअल में मेरा इनिशियल जो अट्रैक्शन था वो ग्राउंड लेवल पे काम करना, फिर डेस्क जॉब टाइप मुझको ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो रियल मेरा मोटिवेशन वही था एग्जाम के प्रति। तो ये अच्छा, तो इसी के साथ तो फिर पहले अटेम्प्ट के बाद क्या हुआ फिर भाई? पहले अटेम्प्ट में सर कहा जैसे होता है, थोड़ा डिप्रेशन से हिट हो गया कि मतलब 14 जुलाई को रिजल्ट आया था 2019 को, मुझे डेट भी याद है, और नवंबर तक मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि समझ ही नहीं आया कि सब कुछ करने के बावजूद सिलेक्शन नहीं हुआ। और जब आपको पता है कि आपने पढ़ाई में कमी करी है तो आपको ये होता है कि अगले साल आप पढ़ के अच्छा कर लेंगे, लेकिन मुझको लगा था कि सब कुछ मैंने करा है, तो थोड़ा सेल्फ डाउट, एंजाइटी आने लगा था। लेकिन जैसे कि मैंने फिर सीनियर से बात करी, गाइडेंस इसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंटर तो बहुत इंपॉर्टेंट, मेंटर आपको काफी इंपॉर्टेंट। फिर मेंटर्स ने बताया कि अच्छा पढ़ाई में कोई कमी नहीं थी, रिवीजन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिस आपने नहीं करी। वो 100 क्वेश्चन सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में, टाइम फ्रेम में करना काफी जरूरी है। तो मुझको लगा शायद ये कमी रह गई होगी, और क्योंकि एग्जाम भी पास आना था तो उस चीज पे मैंने फोकस करा, और फिर मुझका रिजल्ट भी मुझको मिला। तो आखिरी में मतलब वो जो गीता में बोला गया ना, आप कर्म करो, मतलब कर्म पे फोकस करो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो। तो क्योंकि यूपीएससी में अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो लगता है कि प्री मेंस, फिर IIT के बच्चे हैं, IIM के बच्चे, आप कहाँ कॉम्पीट कर पाओगे।
बट आप बेसिक प्रोसेस को फॉलो करो। जो मेरी लर्निंग उस 2 साल में रही कि एग्जाम काफ़ी बेसिक्स, अगर आप बेसिक्स को पकड़ के चलते हो कि वही आपको लिमिटेड किताबें पढ़नी है, बार बार रिवाइज करना है, MCQ को सोल्व करना है, मेंस में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो यू शुड फोकस ऑन द बेसिक्स, यू शुड फोकस ऑन द प्रोसेस, बिकॉज इट इज़ अ रिजल्ट दैट इज़ फॉलोड बाय प्रोसेस। ठीक है, आप रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं तो हम प्रोसेस से डेविएट हो जाते हैं। तो यही मेरी लर्निंग थी कि आप फोकस प्रोसेस पे होना चाहिए, बेसिक चीज़ों को पकड़ के रखना है। तो उससे मैं डिप्रेशन भी सर थोड़ी कम होने लगी कि क्योंकि जब मॉक टेस्ट में इंप्रूव होने लगा था मार्क्स, मेंस में अच्छे आंसर राइटिंग में अच्छे फीडबैक मिलने लगा था, तो लगा कि राइट ट्रैक पे है, क्या पता इस बार हो जाए। तो वही है कि प्रोसेस को फोकस करते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। आप लोग क्या बोल रहे हो भाई? आर्ट्स वाले, पॉलिटी टीचर इज बेस्ट। आर्ट्स वाले नहीं, आर्ट्स वाले आप तो इंजीनियरिंग वाले हैं, आर्ट्स वाले नहीं हैं। आपके कोई यार दोस्त जान पहचान में सर्विस में कोई मिला जब IRS में गए, IPS में गए, जो आर्ट्स से भी आए हों? हाँ, काफ़ी लोग हैं सर जो आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, हर बैकग्राउंड के लोग आपको मिलेंगे। ना कि आर्ट्स के, आपको ग्रामीण हिंदी माध्यम वाले भी लोग काफ़ी मिलते हैं। तो बाहर से हमको लगता है कि UPSC थोड़ा बायस है इंग्लिश मीडियम इंजीनियरिंग डॉक्टर्स के, ऐसा नहीं है, आपको हर बैकग्राउंड के लोग मिलते हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग के लोग इतने साल हर साल इंजीनियर बन रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे भी आपको सिलेक्शन उस प्रोपोर्शन में दिखने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्ट्स के लोगों का भी सिलेक्शन काफ़ी होता है। इंस्पायरिंग स्टोरी ये बता रहे हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या था? सर ऑप्शन था मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। क्यों लिया? सर PSIR में अगेन जब भी आप ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे होते हो, स्टार्टिंग में मुझको इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने पहले सोचा कि मैं फिलोसफी लेता हूँ। तो मैंने फिलोसफी लिया, 3 दिन पढ़ा तो मैंने समझ आ गया कि बहुत गलत डिसीजन है। तो मैंने 3 दिन में उसको छोड़ दिया। तो उसके बाद मेरे किसी दोस्त ने बोला कि एंथ्रोपोलॉजी गलत डिसीजन क्यों है फिलोसफी लेना? नहीं, वो मेरे लिए गलत था, हो सकता क्योंकि वो मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। स्टार्टिंग में लगा कि मतलब फिलोसफर जैसी बातें करना पसंद है तो ऑप्शनल ले लेते हैं, लेकिन UPSC अलग गेम है। तो फिर मेरे एक दोस्त ने कहा एंथ्रोपोलॉजी ले लीजिए, तो मैंने उसको पढ़ा, वो भी मुझको सर समझ नहीं आया। एंथ्रोपोलॉजी बड़ा मजा आता है शुरू में। हाँ। मुझको लगा कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसने बोला कि PSIR है, इसका काफ़ी ज़्यादा कवरेज है GS सेक्शन के साथ, आप पढ़ के देखो। उसके बाद मैंने पढ़ा तो मुझे इंटरेस्ट भी आया उसमें, जो IR वाला पार्ट था मुझको लगा कि ये मेरे इंटरेस्ट के साथ अलाइन करता है। उसके बाद GS का जो काफ़ी ज़्यादा पार्ट है उसके साथ कंबाइंड, मतलब आपका अलाइन हो जाता है। कितना समय लगा आपको ऑप्शनल के बारे में सोचने से लेकर ऑप्शनल फाइनलाइज करने में भाई? सर लगभग 3-4 महीने इसमें था कि मतलब मैंने आखिर में थोड़ा देख लेते हैं एंथ्रो या पॉलिटिकल साइंस में से एक लेना है, तो एक महीना मैंने पढ़ा दोनों को। देन आई रियलाइज कि पॉलिटिकल साइंस में मेरा इंटरेस्ट है, IR वाला पार्ट काफी अच्छा लग रहा है, GS के साथ कवरेज है और आंसर भी मैं अच्छे लिख पा रहा हूँ। तो फिर मैंने PSIR पे अपना डिसीजन फाइनल करा था। ये पहले अटेम्प्ट तक एकदम क्लियर हो गया था कि? हाँ सर, पहले अटेम्प्ट से लेकर छठे अटेम्प्ट तक मैंने PSIR ही क्लियर हो गया था। ऐसा लगा नहीं कभी, ऐसा तो नहीं क्योंकि दूसरे अटेम्प्ट में मेंस नहीं निकला, तब ऐसा नहीं लगा कि ऑप्शनल तो गलत नहीं चूज किया? मेंस निकलने का कारण भी मेरा PSIR ही था, क्योंकि GS में मेरा अच्छा मार्क्स नंबर था, PSIR में बहुत बेकार, नहीं ना होने का, PSIR में सबसे कम मार्क्स थे मेरे। तो सब नहीं डाउट हुआ कि गलत ले लिया यार? डाउट था, लेकिन सर उस साल मुझको आइडिया भी था कि मैंने, क्योंकि 3 ही महीने थे जैसा मैंने बताया, मैंने GS पे ज्यादा फोकस करा था, PSIR पे मैं फोकस भी नहीं कर पाया। तो PSIR पे ब्लेम करने के लिए मेरे पे रीजन नहीं था, क्योंकि मुझको पता था कि मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा। तो मैंने प्रिपेयर करके भी मेरे मार्क्स नहीं आए होते तो शायद मेरा डाउट होता। तो मुझको पता था गलती मेरी है। और जो थर्ड अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ PSIR की वैसे ही हुआ। तो साल 300 मार्क्स थे जो ऑल इंडिया हाईएस्ट थे सिलेक्टेड लोगों में थर्ड अटेम्प्ट में। तो फिर फोर्थ और फिफ्थ अटेम्प्ट में PSIR में फिर मार्क्स थोड़ा ड्रॉप हुआ और इस साल भी मेरा अच्छा स्कोर आ गया। तो मतलब ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, कभी डाउट नहीं आया उसमें PSIR में। बढ़िया। ये लोग क्या पूछ रहे हैं? ऑप्शनल कब से पढ़ना है? ऑप्शनल मुझे लगता है सर स्टार्टिंग से ही, मतलब स्टार्टिंग से तो पढ़ना सही नहीं रहेगा। एक थोड़ा आप 2 या 4 महीने जब GS पढ़ लेते हो तो आपको हर ऑप्शनल का बेसिक्स क्लियर हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटिकल साइंस था, डायरेक्ट अगर मैं प्लेटो और एरिस्टोटल को पढ़ना ही स्टार्ट कर देता तो मुझे समझ नहीं आता। उसके लिए जरूरी है कि आप पॉलिटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। तो स्टार्टिंग में मुझको लगता है कि आप GS के साथ स्टार्ट कर सकते हो 1-2-3 महीना, उसके बाद आप धीरे धीरे ऑप्शनल की तरफ ग्रेजुअली शिफ्ट हो सकते हो। शुरू GS से कर लो भाई, उसके बाद कर सकते हैं हम लोग। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताइए। हाँ सर, इंटरव्यू में मेरा बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि 4 इंटरव्यू मैंने दिए हैं UPSC में और चारों में अलग अलग एक्सपीरियंस रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि जो YouTube पे हमको दिखाया जाता है कि कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि आपकी पीछे की दीवार का कलर कौन सा है, या दीवार पे कूद जाओ और आपको अंदर कूदना होता है, जिन सीढ़ियों से चढ़ के आए हो कितनी थी। ऐसे सवाल UPSC में नहीं पूछे जाते हैं। पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा। वो
एक तरह से वो सर इंटरव्यू भी नहीं है, वो पर्सनैलिटी टेस्ट है। यूपीएससी उसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोलती है, जिसमें आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट है। इंटरव्यू इज अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। वो बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। और पर्सनैलिटी में वो क्या चेक करते हैं, यूपीएससी के नोटिफिकेशन में वो भी लिखा हुआ है कि आपका जो थॉट्स है उसमें बैलेंस होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके प्रति आपकी एम्पैथी होनी चाहिए। तो ये 8-9 क्वालिटी नोटिफिकेशन में ही मेंशन है। और जो यूपीएससी में होता है कि वो आपसे एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल वो किसी भी जो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इशू है कंट्री के, इंटरनेशनल इशू, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। इट इज़ मोर ऑफ अ कॉन्वर्सेशन। उस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से वो वैल्यूज जज करते हैं आपकी कि आप में बैलेंस है या नहीं है, ठीक है, एम्पैथी है आपके अंदर नहीं है, आप आर्टिकुलेट कैसे कर पा रहे हो। तो ओवरऑल डेटा चेक नहीं करते आपका डाटा सर, मतलब ऑब्वियसली अगर आप बहुत मोटा ऑनेस्टी भी एक पैरामीटर है। अगर आप डाटा बोल रहे हो और गलत डाटा दे रहे हो तो उस पर आपको जज करा जाएगा। लेकिन अगर आप बेहतर है क्या देना कि मुझे नहीं पता सर, क्योंकि ऑनेस्टी भी उसमें जैसे मैंने बोला, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी भी एक पैरामीटर है। आपको नहीं आता तो आप बोलिए नहीं आता, क्योंकि कोई भी मनुष्य को सारा ज्ञान नहीं हो सकता, ठीक है, हम सबकी नॉलेज लिमिटेड ही होती है। तो उसको एक्सेप्ट करो, वो भी उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस किसी एक इंटरव्यू का? ओके, जो सर जो मेरा सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मुझको अभी याद आ रहा है, वो पहले इंटरव्यू में था। क्योंकि आप सोच के जाते हो कि काफ़ी ज़्यादा सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक टॉपिक पे आपसे पूछा जाएगा। तो आई रिमेम्बर जो लास्ट मेंबर थे बोर्ड में, 5 लोगों का पैनल होता है, जो आखिरी में थे, उन्होंने एकदम से रैंडमली मुझसे पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय लव? व्हाट डू यू मीन बाय लव? लव एंड व्हाट विल यू सी इन अ पर्सन यू लव? और जो प्यार होता है वो दिल से होता है या दिमाग से होता है? वो थोड़ा मतलब मुझको अनकंफर्टेबल हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्ट नहीं करे थे कि वो ये पूछेंगे। तो फिर क्या किया, आंख बंद करके कॉलेज याद किया? जो सर फिर सही लगा वो मैंने बोला। क्या बोला बताओ ना इनको भी, ये तो इंटरेस्टिंग था। सर लव में मैंने ये बोला कि लव सर मतलब लव एक काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड कंसेप्ट होता है, जिसमें वो आपके माता पिता से भी हो सकता है, वो किसी अन्य व्यक्ति से भी हो सकता है, वो प्रकृति से भी हो सकता है, ठीक है, वो स्पिरिचुअल भी हो सकता है। उसके बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं। और जब मतलब जिस चीज़ से भी आप अगर प्यार करते हो या लव करते हो, उसके साथ आपको एक पीस वाली चीज़ अनुभव होती है। तो अगर आपको किसी के साथ रह के वो पीस आपको महसूस हो रही है, तो वही मेरे लिए प्यार है। मतलब बहुत बेहतरीन आंसर दिया था भाई। तो वो मतलब एकदम से मतलब दो दिमाग में क्लिक करा था, मैंने वही आंसर दिया था। शायद उन्होंने अप्रिशिएट भी करा था उसको। उसके बाद नंबर नहीं दे रहे थे? नंबर तो सर अप्रिशिएट कर रहे थे। मुझे टीम बता रही थी नंबर आपके इंटरव्यू में नहीं बन रहे थे, मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। इस बार मेरे मार्क्स अच्छे आ गए, जिसकी वजह से रैंक भी इंप्रूव हो गई। इंटरव्यू गेम चेंजर था इस बार? यस सर, मतलब इस बार मेरे इंटरव्यू में 40 मार्क्स इंप्रूव हुआ है ओवरऑल, जो काफी मतलब अच्छा खासा। एक्चुअली आपने कुछ किया इंटरव्यू के ऊपर, काम की चेंज हुआ कि आपको लगता है ये रेगुलर प्रोसेस है, इट कैन हैपन इट कैन नॉट हैपन, प्रोबेबिलिटी पे हो गया? सर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ना कि ये इंटरव्यू नहीं पर्सनैलिटी टेस्ट है। जो शुरू के 2 या 3 इंटरव्यू मैंने दिए, उसमें मुझको लगता था कि नॉलेज गैदर करनी है, नॉलेज टेस्ट लगता था आपको। तो मैं नॉलेज के पीछे भाग रहा था कि जैसे मेंस में आप नॉलेज गैदर कर रहे हो। लेकिन इस बार मैंने नॉलेज पे इतना फोकस ना करके जो पर्सनैलिटी के एट्रीब्यूट है कि कैसे बैलेंस आंसर देना है, कैसे मतलब अगर नहीं आता तो आप बोल दो सर आई डोंट नो। आई रिमेम्बर कि अगर मुझसे 5 या 6 क्वेश्चन में इस बार मैंने आई डोंट नो सीधा सीधा बोला था बोर्ड को, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था, क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्विस में था। वो भी एक फैक्टर आपके साथ आ जाता है जो आपके फेवर में रहता है। तो सर यही था कि मतलब नॉलेज पे ध्यान न देते, पर्सनैलिटी के एट्रीब्यूट पे ज्यादा ध्यान दिया था इस बार। सर्विस में होकर इंटरव्यू देना फेवर में होता है या कहीं ना कहीं कई बार बोर्ड थोड़ा सा अगेंस्ट भी हो जाता है? कोई पर्टिकुलर मेंबर इस चीज को भी माइंड करते हैं कि यार ऑलरेडी दे आर वेस्टिंग ईयर्स, वेस्टिंग सीट और समथिंग लाइक दैट? सर बोर्ड तो मुझको मेरे को नहीं लगता कि वो ऐसे सोचते हैं कि ये सीट वेस्ट करेगा या क्या करेगा। लेकिन ये होता है कि जब आप यूपीएससी का इंटरव्यू देते हो, तो जितने भी कैंडिडेट आते हैं सबके लिए बेंचमार्क अलग अलग होता है। कोई फ्रेशर है, ठीक है, जो काफी ग्रामीण एरिया से आता है, तो उसके लिए एक्सपेक्टेशन अलग है। जो इंसान आईआईटी आईएम से आता है उसके लिए एक्सपेक्टेशन अलग है। जो ऑलरेडी सर्विस से आ रहा है उसके लिए एक्सपेक्टेशन अलग है। तो सर्विस में होते हुए आपको कॉन्फिडेंस आपके साथ है, आपका इंक्रीज होता है, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होती है। उनको लगता है कि 2 बार इसने बोर्ड को फेस करा है, तो मैच्योरिटी, क्योंकि आपकी एज भी बढ़ती है सक्सेस से, तो एज के साथ वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मैच्योरिटी होगी, आंसर में वो मैच्योरिटी होनी चाहिए, जो शायद 21 या 22 साल के व्यक्ति से वो इतनी एक्सपेक्ट ना करे। तो सबके लिए बेंचमार्क अलग अलग होते हैं, इसलिए सब इम्प्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मुझको ऐसा लगता है। कहाँ से आते हैं आप? सर मैं दिल्ली से ही हूँ प्रॉपर। आप प्रॉपर दिल्ली से हो? हमेशा बढ़िया। एक बच्चों का और कोई सवाल ले लेते हैं। याद रखने का तरीका बताइए। सर याद रखने का तरीका मुझको मैं आपको बता दूं, इन्होंने अभी इसी साल शुरू की है यूपीएससी की तैयारी। याद रखने का तरीका मुझे पता होता तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा भी आईएएस हो गया होता सर। लेकिन वही है कि जितना बार आप रिवाइज करेंगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, उसी से है। क्योंकि कोई मतलब ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जिसको मैंने खाया है, किताब को घोट के पी लिया तो मुझको याद रहेगा। कि आपको बार बार रिवाइज ही करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, आप नहीं रिवाइज करेंगे तो याद नहीं हो पाएगा। इनको लग रहा है कोई मेमोरी ट्रिक गाने वाने से याद कर लेंगे।
हाँ तो बेटा यूपीएससी का एग्जाम है वो, 10th क्लास का नहीं है कि आप गाना वाना बना के याद कर लोगे। करंट अफेयर की स्ट्रेटजी बताएं। तो करंट अफेयर्स के लिए सर पहली चीज़ तो यही है कि आपको न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ना है। द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस में आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। दूसरा जो मैं करता था कि जो ओनली आईएएस का यूट्यूब चैनल था, उस पर सुमित सर एडिटोरियल डिस्कशन और प्रीलिम्स बूस्टर डिस्कशन आता था, उसको मैं काफ़ी अच्छे से डेली मतलब खाना खाते हुए या सोने से पहले आप सुन सकते हो। 2x की स्पीड में मैं उसको सुनता था। और बाद में आपका मतलब प्रीलिम्स से पहले जो आपकी कंपाइल्ड मैगजीन्स आ जाती हैं प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी, उससे मैं रिवाइज कर लेता था। तो ये 3 स्टेज पे, सुबह न्यूज़पेपर पढ़ लिया, शाम को आपने वीडियोस देख ली और पेपर से पहले मैगजीन से रिवाइज कर लिया। यही चीज करते थे। सुमित सर से बात हुई सिलेक्शन के बाद? हाँ सर, मतलब पहला कॉल मैंने उन्हीं को करा था सिलेक्शन की, अभी भी वो 2020 में भी, क्योंकि 2017 से जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट पहली बार सेलेक्ट हुए तब कॉल किया? हाँ, ये था कि सर मतलब जब मैं 2017 में तैयारी शुरू करी थी तो मेरी प्राथमिक एजुकेशन हिंदी में हुई थी। तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर किसी ने मुझको बोला हिंदू पढ़ना, मैं हिंदू को पढ़ रहा था डिक्शनरी साथ में लेके, तो 3 या 4 घंटा तो मेरा हिंदू पढ़ने में चला जाता था। तो एक दिन मैंने रैंडम सर्च करा कि ओनली मतलब हिंदू डिस्कशन इन हिंदी, तो पहला जो लिंक आया था वो सुमित सर का ही था। 2017 की बात है, वो स्टार्ट ही हुआ था। तो 17 से लेकर मतलब 21, 22, 23 तक मैंने उनको रेगुलरली सुना है। तो पहला जो मेल मैंने करा था, जब तक तो सर का नंबर नहीं था क्योंकि मतलब कॉमन स्टूडेंट ही था मैं 20 तक, तो मैंने मेल लिखा ओनली आईएएस को अपने से कि सुमित सर को कि ऐसे ऐसे सिलेक्शन हो गया और मैं अपने मतलब काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ आपके लिए। तो फिर मुझे सर का नंबर मिला। उसके बाद इस बार भी मैंने फिर सर को, जब आईपीएस में हुआ था तो सर को कॉल करा था, और इस बार सर का कॉल खुद आ गया था। तो ये है सर। बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। तो आप लोग भी भाई ध्यान लगा के पढ़ें और पेशेंस से पढ़ें, मेन चीज़ ना कि याद करने का तरीका हम किस तरह से रट लें ये देखो। और मुझे ये भी लगता है स्ट्रेटजीज कई बार आपको रास्ते में खुद से फिगर आउट करनी पड़ती है। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है बेटा, दूसरे की स्ट्रेटजी आपके एकदम चिपक जाए जरूरी नहीं। हो सकता है आपकी कोई स्ट्रेटजी हो यहाँ के आप बताओगे, पर हाँ ऑफकोर्स फायदा करता है 4-5 लोगों की बातें सुनना, फिर उसके हिसाब से सोचना कि हाँ इसमें से कुछ मिक्स स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं कि नहीं। एक रिलेटेबल कहानी सुनना, इससे फायदा तो होता है। बहुत बहुत अच्छा लगा अभिषेक आप आए, बच्चों को मोटिवेट किया, और आप लोग को ऑल द बेस्ट कि भाई आज से 3 साल बाद आप भी यहाँ आओ और ऐसे ही इस बैच में स्क्रीन के उस तरफ से स्क्रीन के इस तरफ आइए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। चलिए आसिम सर आप क्लास में। थैंक यू अभिषेक फॉर कमिंग हियर, थैंक यू। एंड